नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक बैंक में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक भूतिया घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप लोग कि कोई घटना किसी के साथ कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से घट सकती है। बिना देरी किए आइए इस घटना की शुरू से शुरुआत करते हैं। चलते हैं सन 2018 में, जब ये घटना घटना शुरू हुई थी किसी के साथ। प्रिया नाम की एक लड़की थी जो कि मुंबई के एक प्राइवेट बैंक में, बैंक का नाम मैं नहीं बताऊंगा भाई, गड़बड़ हो जाएगी, मुंबई के एक प्राइवेट बैंक में एक पॉश इलाके में जॉब करना स्टार्ट करती है। दरअसल इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी कोलकाता से वो मुंबई आई थी एक अच्छे काम की तलाश में, और उसको ये बैंक के बारे में पता चला। उसने इंटरव्यू दी और उसका सिलेक्शन हो गया। प्रिया की मुलाकात अजय नाम के लड़के से इसी बैंक में हुई, जो कि काफ़ी पहले नहीं, हाल फिलहाल में ही इस बैंक में अपनी जॉब में लगा था। दोनों ही लोन डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। समय के साथ साथ दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती प्यार का रूप ले ली। अब ये दोनों ऐसे डिसाइड करके बैठे थे कि जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट के पैसे सेविंग कर लेंगे अपने पास, हम लोग शादी कर लेंगे, अपने घर में अपने बारे में बता देंगे। दोनों ही तैयार थे, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेचारे नहीं जानते थे कि इनकी जिंदगी में क्या दस्तक देने वाला है। ये बात रही होगी शुक्रवार की, बैंक क्लोजिंग का टाइम ही था। प्रिया अपने कंप्यूटर में बैठ के कुछ काम कर ही रही थी कि अचानक से कोई एक बूढ़ी महिला भड़बड़ाते हुए प्रिया के सामने आती है। प्रिया इस बूढ़ी महिला के हालत देख के थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बूढ़ी महिला ऐसा लग रहा था कहीं बहुत दूर से पैदल चल कर आ रही है। बाल पूरे बिखरे हुए, उसके पास से थोड़ी दुर्गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पसीने की वजह से या फिर ना जाने कितने दिनों से नहाई नहीं है। बुढ़िया तुरंत ही सामने वाली सीट में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर प्रिया के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, थोड़ी मोहलत दे दो। प्रिया को समझ में नहीं आता है कि ये बूढ़ी महिला क्या कहना चाह रही है। उसको थोड़ा नॉर्मल करती है और बोलती है, बताइए आप क्या चाहती हैं, क्लियर बताइए। फिर बूढ़ी महिला बताती है कि दरअसल मैंने अपना घर लोन पे ली थी। अब सिचुएशन ऐसी आ गई आपके बैंक वालों की वजह से कि मैं अपना लोन नहीं चुका पा रही हूँ, तो मुझे नोटिस मिला है कि मेरे घर को हड़प लिया जाएगा। अगर मेरे घर को आपके बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया तो मैं ना घर की रहूंगी ना घाट की। मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा पति नहीं है, मेरी एक छोटी सी पोती है जिसकी उम्र यही 14-15 साल के आसपास की है। मैं इतनी सी बच्ची को लेकर कहाँ पर सरवाइव करूंगी? प्लीज मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। प्रिया बोलती है, देखिए मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे हाथ में नहीं है। प्रिया का ये बोलना हुआ, वो अपनी जगह से उठी और प्रिया के पैर पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, बाहर के कस्टमर्स भी थे, वो देखकर हैरान हो गई कि यार ये बूढ़ी औरत कैसी हरकत कर रही है। प्रिया इसको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करती है। 5-7 मिनट लग जाते हैं और कहती है कि मैं अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से इस बारे में डिस्कस करके आती हूँ, आप 5 मिनट बैठिए। प्रिया अंदर जाती है, मैनेजर को पूरा किस्सा बताती है। मैनेजर बोल देता है, देखो प्रमोशन का टाइम आ रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर ये फैसला छोड़ रहा हूँ। देखना चाहूंगा कि तुम इस केस को कैसे हैंडल करती हो। अगर तुमने ये केस हैंडल कर ली तो तुम्हारा प्रमोशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी हमारे लिए। हम समझ जाएंगे कि तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो। जाओ अपने हिसाब से हैंडल करो। अब जब ये बाहर आ रही थी, दिमाग में सोच रही थी कि ये बूढ़ी महिला को क्या कहूं। इसने एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, जिस किसी भी रीजन से कहो, बुढ़िया के सामने आकर यह कह दिया कि आपका लोन ऐसा माफ नहीं किया जा सकता, डेट भी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। लोन माफ करना तो इम्पॉसिबल है, डेट भी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। वैसा ही है, घर जब्त हो जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। कैसे भी करके आपको अरेंज करना होगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है बताने में, लेकिन ये हमारे प्रोटोकॉल्स है, ये हमारी गाइडलाइंस है, उसी हिसाब से हमको काम करना होता है। बूढ़ी महिला जैसे ये बात सुनी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। अब प्रिया समझा रही है कि आप घर जाइए, आप बहुत परेशान हो रही है, किसी से बात कीजिए। बूढ़ी महिला जाने को तैयार नहीं। आसपास रखे हुए पेन या फिर कुछ टेबल में चीजें थी, वो उठा उठा कर प्रिया को मारने लगती है। तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, उस बूढ़ी महिला को खींचते हुए बाहर लेके जाने लगते हैं। बूढ़ी महिला जैसे उसकी नजरों के सामने से ओझल होने वाली थी ना, जोर से चिल्लाई और गुस्से में कही, आज जिस तरह से तूने मेरी एक बार भी ना सुनी, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाती रही,
किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया ना, सिर्फ तेरी वजह से, याद रखना तेरा भी एक दिन ऐसा आएगा कि तू गिड़गिड़ाती रहेगी अपनी जान बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, लेकिन तेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा और तू भी ऐसी तड़प तड़प के बर्बाद हो जाएगी। यह आवाज प्रिया के कानों में गूंजने लगी। बूढ़ी महिला तो चली गई। वो दिन भी आ गया जब वो आखिरी डेट थी। वो बूढ़ी महिला का घर जब्त होने वाला था। घर जब्त हो गया। बूढ़ी महिला ने एक ऐसा कदम उठा ली जो कि कभी किसी को नहीं उठाना चाहिए। कुएं में कूद गई। उसके बाद इसकी ये छोटी सी जो पोती थी वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। बूढ़ी महिला की तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। उनका जैसा होना था हो गया। वो बच्ची पता नहीं कहां जाना था, कहां चली गई। इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका कुछ भी नहीं पता। सब कुछ खत्म हो गया। उस बूढ़ी महिला की मृत्यु के कुछ दिन बाद यहां पर प्रिया और अजय खुश थे। एक तरफ उस बूढ़ी महिला की मृत्यु तो हो गई, दूसरी तरफ प्रिया और अजय को इस बात की कोई खबर नहीं। मुंबई जैसे शहर में एक दूसरे से अनजान इंसानों को एक दूसरे के बारे में क्या पता। यहाँ पे तो जान पहचान वाले लोगों के बारे में पता नहीं चल पाता है हमें कि क्या किसके साथ कब घट रहा है भाई। तो ये तो अनजान थे। यहाँ पर लगभग 15 दिन बीत गए थे। बूढ़ी महिला की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे प्रिया और अजय ये प्लानिंग कर रहे थे कि चलो इस बार सैटरडे नाइट को हम कहीं लोनावला या गोवा घूमने के लिए चलते हैं। 2-3 दिन की ट्रिप रखेंगे। बैंक से कैसे कैसे छुट्टी लेना है, सारी चीज़ों की प्लान कर रहे थे कि अचानक से अजय को एक अर्जेंट कॉल आया। उससे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। अजय ने बोला कि मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। परमिशन लिया और उसको आज जल्दी छुट्टी भी मिल गई। प्रिया आज अपना काम कर रही थी और काम का बर्डन आज उसे थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए लगभग सब लोग जाने लगे थे और प्रिया लगभग 8:30 बजे तक आज काम की थी। बिल्कुल क्लोजिंग, जब सिक्योरिटी गार्ड के निकलने का टाइम आया, जब प्रिया और 1-2 लड़कियां और निकल गई, तो प्रिया कार से आती जाती थी। प्रिया की खुद की कार थी, तो प्रिया उस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके पहुंचती है। अपने कार की जैसे ही दरवाजा खोलती है, बैठती है, पीछे वाला मिरर को सेट करती ही है कि अचानक से मिरर में उसे पीछे बैठी हुई वही बूढ़ी महिला दिखाई देती है। प्रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तुरंत पलटकर देखती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। प्रिया को कुछ समय के लिए ऐसा लगा मेरा वहम था। थोड़ा सा आगे मुड़ के देखी कि कोई छुपी ऊपर तो नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं था। अब प्रिया जैसे ही वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सामने आती कि सामने वही बूढ़ी महिला खड़ी थी, कार के बाहर, जो ऐसा लग रहा था इसकी तरफ दौड़ के आ रही है। प्रिया ने तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोली और नॉनस्टॉप भागना शुरू कर दी दूसरी तरफ। भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, पीछे पलट के भी नहीं देख रही है। अचानक से वो किसी से टकराई और जोर से चीख पड़ी। उसको ऐसा लगा कि वही बूढ़ी महिला उसके सामने आ गई है। सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड अजय था। अजय बोलता है क्या हो गया, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो, स्विच ऑफ क्यों बताने लगा था अचानक से। मुझे तुम्हारी चिंता हुई, मैं यहाँ पे भाग के आया हूँ, मोबाइल चेक करो। मोबाइल चेक करते स्विच ऑफ था। बोलती काम काम में पता नहीं चल पाया। ये सुनकर अजय बोलता है वो सब छोड़ो, तुम भाग कहाँ रही हो भाई, इतना परेशान क्यों दिख रही हो। फिर तुरंत प्रिया बोलती है कि यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं तुमको सारी बात बताती हूँ, जल्दी निकलो, कुछ भी हो जाए, मेरे से यहाँ कुछ भी मत पूछो। अब भागते हुए दोनों वापस से प्रिया की गाड़ी की तरफ आते हैं। इस बार कुछ दिखाई नहीं देता है। अजय गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है। रास्ते में प्रिया अजय को पूरी बात बता देती है। अब अजय कहता है कि देखो तुम्हारा वहम हो सकता है, बूढ़ी महिला ने तुमसे इस तरीके से बात करी, इस तरीके से बिहेव करी है, इसलिए उसका चेहरा तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, उसकी बातें तुम्हारे दिमाग में बस गई है, इसलिए तुम उसको ज्यादा ही माइंड कर रही हो। इग्नोर करो, ऐसी चीजें थोड़ी होती है। वो बूढ़ी औरत थी केवल, वो भूत भात थोड़ी थी। ये बोलती है हाँ तुम कह रहे हो ऐसा हो सकता है, शायद ये मेरी गिल्ट की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे अभी भी गिल्ट है कि मैंने उस बूढ़ी महिला को मना की। मैं चाहती तो डेट उसकी कुछ समय की बढ़वा सकती थी, कुछ ना कुछ कर सकती थी। मैनेजर सर ने मेरे हाथ में काम सौंप दिया था, लेकिन मैंने नहीं की। ये मेरे अंदर का गिल्ट है। एक काम करती हूँ, कल मैं दोपहर या शाम के टाइम में उस बूढ़ी महिला के घर पे जाती हूँ और उससे माफ़ी मांग के आ जाऊँगी ना, थोड़ी ठंडक मिलेगी मुझे, अपने आप में गिल्ट फ्री सा महसूस होगा। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही सही। अगले दिन का इंतजार करते हैं और जैसे इसका ऑफिस खत्म होता है, लगभग 6 बजे के आसपास वो बूढ़ी महिला के घर की तरफ जाती है। जैसे ही घर के सामने पहुंचती है तो क्या पाती है कि इसी की बैंक का सील लग चुका है उसके घर में। इसको पता भी नहीं चला था। खैर काम काम के चक्कर में सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है ना भाई,
ऐसा थोड़ी है कि एक चीज हुई एक बैंक में तो सभी लोगों को खबर पड़ जाएगी, सभी कर्मचारियों को पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है। प्रिया को भी पता नहीं चल पाया था, यहाँ पे उसका घर सीज हो चुका था। वो हैरान थी, जानना चाह रही थी कि वो बूढ़ी महिला गई तो गई कहाँ। वो बाजू वाले घर को नॉक करती है, पता करने की कोशिश करती है तो बताते हैं कि बूढ़ी महिला ने तो कुएं में छलांग लगा के खुद को खत्म कर दिया है। ये अंदर से टूट जाती है उस समय, कुछ समय के लिए ब्लैंक। फिर ये पूछती है कि उसकी पोती थी ना एक, उस पोती का क्या हुआ। लोग बोलते हैं कुछ पता नहीं, कहाँ गई कहाँ नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। वैसे भी वो लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। ये बड़ी परेशान हो गई यार, बोली एक छोटी सी लड़की और एक बूढ़ी महिला की तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी वजह से। वो खुद को ब्लेम करने लगी और ब्लेम करते करते वो अपने घर पर पहुंची। घर पर पहुंचने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताई। उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा ये कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही है, गलत तो चलो बहुत हो गया है, लेकिन अगर ये इस तरह से रही तो ये खुद को अफेक्ट कर देगी। एक काम करता हूँ, इसको कहीं घुमाने लेके जाता हूँ। वो बोलता है कि चलो आज रात में हम मरीन ड्राइव से घूम के आएंगे। बोलती है ठीक है, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो चल लेते हैं। रात में अपने कार में दोनों सवार होते हैं और मरीन ड्राइव की तरफ बढ़ चलते हैं। अब मरीन ड्राइव में, मुंबई के मरीन ड्राइव में तरह तरह के लोग बैठते हैं, तरह तरह के आर्टिस्ट बैठते हैं, डिफरेंट लोग वहां पर आते हैं। ये दोनों बैठे ही हुए थे कि अचानक से इनके ना पीछे ये लोग नोटिस करते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है जो कि लोगों से ऐसे बात कर रहा है कि जैसे वो कोई ज्योतिषी हो। समझ रहे हो, मतलब ऐसा वाला ज्योतिषी नहीं जो रोड साइड में चटाई बैठा के बैठते हैं, वैसा वाला नहीं। एक प्रॉपर, एक ग्रूम्ड ज्योतिषी टाइप का लग रहा था, मॉडर्न टाइप का। तो इसने बोली कि यार एक बार बात करके देखूं क्या, मेरे मन में बहुत अशांति चल रही है, मेरा मन मुझे आजकल ठीक नहीं लग रहा है। बॉयफ्रेंड मना कर रहा था लेकिन फिर भी ये ज्योतिषी के पास गई और ज्योतिषी ने इसको थोड़ा सा इससे बातचीत किया, इसके हाथ वाथ देखा। इसमें भैया अलग अलग तरह के ज्योतिषी होते अपने को नहीं मालूम, लेकिन उसने इसके अंदर की एनर्जी को महसूस किया और क्या बताता है पता है कि तुम्हें किसी की नज़र लगी हुई है। लड़की बोलती है नज़र? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे किसी की नज़र लगी होगी। ज्योतिषी बोलता है हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये नज़र नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है या तो नज़र लगी है या तो किसी की बहुत गंदी बद्दुआ लगी है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पूरा ऑरा है ना, पूरा नेगेटिविटी से भर गया है। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है या फिर कुछ ही समय में आने वाली है। अपने आप को संभाल के रखना, कुछ बहुत गलत हो सकता है। ये बात जब प्रिया ने सुनी तो प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे से इसका बॉयफ्रेंड आया, बोला कि यार प्रिया तुम क्या लगी हुई हो यार, किस किस की बात में ध्यान देती हो, एक बात बताइए आपके कितने पैसे हो गए। निकालता है जेब से और उसको दे देता है 251 रुपए और प्रिया को आगे की तरफ लेके जाता है। प्रिया शॉक थी, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, बार बार उसकी आवाज़ें कान में गूंज रही थी। अब उसको समझाता है उसका बॉयफ्रेंड, बोलता है कि चलो यार हम तो यहाँ पे माइंड फ्रेश करने के लिए आए थे, घर चलते हैं सोते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि हमें कल के बाद परसों की छुट्टी मिल जाए, हम लोग लोनावला या गोवा घूमने के लिए निकले और तुम निकालो यार फालतू की चीज़ें दिमाग से निकाल दो। अब ये कार में बैठे हैं। हाँ, अब मरीन ड्राइव से इनको इनके घर आना था, जर्नी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की। अब कार चला रहा है बॉयफ्रेंड, हल्की फुल्की ट्रैफिक भी, मौसम थोड़ा अच्छा था कि प्रिया की आंखें लग गई। अचानक से गड़बड़ा के उठी। बॉयफ्रेंड बोलता है क्या हुआ, ठीक तो है ना सब? ये बोलती है मैंने एक बहुत गंदा सपना देखी यार। बॉयफ्रेंड बोलता है ऐसा क्या सपना देख ली? प्रिया बताती है कि वो बूढ़ी महिला मेरे सपने में आई थी। मैं बैंक में नहीं, किसी अंधेरी जगह में बैठी हुई थी और मैं अपने बैंक का ही काम कर रही थी। मेरे सामने आई, गिड़गिड़ाई, मैंने उसे मना की और फिर उठ के कहती है कि मैं तुझे अपने साथ में लेकर जाऊंगी, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसलिए मैं घबरा कर उठ गई, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल रियलिटी थी, वो सपना नहीं। ये फिर से उसको बोलता है देखो तुम्हें ज़रूरत है अब एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की। ये बोलती है मुझे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे फील होने लगा है, मुझे कोई ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मैं भगवान से, ईश्वर से कनेक्टेड रह सकूँ। ये सब चीज़ों से कुछ नहीं बदलने वाला। अब मुझे अंदर से घबराहट होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये बोलता है ठीक है चलो ऐसा है ना, एक काम करते हैं, 3 दिन का समय दे दो। 3 दिन बाद जो शनिवार आने वाला है हम लोग मेहंदीपुर बालाजी निकलते हैं। अगर ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली तो हम लोग फ्लाइट से निकल जाएंगे, चाहे जितनी भी टिकट रहे। मेहंदीपुर बालाजी में ऐसी ऐसी चीज़ों का निवारण होता है, मैंने सुना। हालांकि मैं ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुम करती हो ना, तो चलो तुम्हारा मन है तो मैं तुमको ले चलता हूँ। ये बहुत प्यार करता था उससे। लड़की बोलती है ठीक है चलो तुम अपना काम ख़त्म कर लो और मैं तो अपना जो सिक लीव है ये सब लगा दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब ये लोग आज रात में घर पहुंचते हैं, लड़की को पूरी रात नींद नहीं आ रही और ये बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। ये बोलता है कि अगले दिन उठ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास लेके जाता है, टिपिकल एक साइकाइट्रिस्ट के पास। वो इसको दवाई देता है, जो भी इसकी दवाई रही होगी भाई। दवाई लेके आज रात में सोई थी। इनको 2 दिन बाद मेहंदीपुर बालाजी निकलना ही था कि रात के 3 बजे फिर से चीख के उठती है। बॉयफ्रेंड इसके घर पे पिछले कुछ दिनों से इसके साथ ही सो रहा था, वो भी घबरा कर उठ गया। बोला क्या हुआ, सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर से तुमने कोई गंदा सपना देखी? लड़की बताती है इस बार गंदा नहीं, बहुत अजीब और बहुत ज़्यादा डरावना सपना देखी हूँ। बोलता है क्या सपना देखी यार, क्लियर बताओ, अब मैं ही कुछ करता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारी इस प्रॉब्लम का। लड़की बताती है कि मैंने सपने में देखी कि वो बूढ़ी औरत कह रही है कि 24 घंटे है तेरे पास, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ जो किसी भी चीज़ का मौका ही ना दूँ। 24 घंटे का मौका दे रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना है जी ले, जो पाप खत्म करना है कर ले, जो कुछ भी करना है अपने काम पूरे कर ले, उसके बाद तू मेरे साथ जाएगी और ये होने से इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम एक और दवाई का डोज लो, तुम्हें ज़रूरत है, तुम कुछ ज़्यादा, तुम क्या पागल हो रही हो क्या बेबी? इसको समझाता है। वो बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारा मन नहीं ना, आज पूरी रात बाहर घूमेंगे हम, ठीक है, चलो घूमने के लिए। दवाई का एक डोज लेती है और ये लोग पूरी रात बाहर घूम रहे हैं। कभी बैंड स्टैंड जा रहे हैं, कभी जूहू जा रहे हैं, पूरी रात घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते इनको सुबह के 9 बज गए। अब अचानक से गर्लफ्रेंड कहती है कि यार बहुत ज़्यादा अब थकान हो गई, अब सोना है, मूड भी अच्छा हो गया, चलो घर चलते हैं। घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली है, गाड़ी रोके हैं, उतरे हैं, सोने के लिए गए। एकदम गहरी नींद आ गई। बॉयफ्रेंड की नींद खुली, छुट्टियां ले लिए थे सब लोगों ने, इन लोगों ने, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। बॉयफ्रेंड की नींद खुली होगी 2:30 बजे के आसपास। गर्लफ्रेंड को उठा रहा है, उठ ही नहीं रही है। बोला छोड़ो, चाय बनाने के लिए चले जाता हूँ, चाय लेके आऊँगा, उठाऊँगा। चाय बनाने के लिए गया, चाय लेके आया, फिर उठाया, उठ नहीं रही है। लेकिन इस बार नोटिस किया, हाथ लगाया ना तो शरीर ठंडा सा लग रहा है यार। थोड़ी घबराहट शुरू हुई बॉयफ्रेंड को। उसने चेक किया, शरीर बहुत ठंडा हो गया है। अब हिम्मत करते हुए, हाथ कपाते हुए नाक के पास अपना हाथ ले गया। सांसें नहीं चल रही है। नब्ज चेक किया, नब्ज रुक चुकी है। दिल की धड़कन में कान रख के सुनने की कोशिश किया, लेकिन धड़कनें भी रुक चुकी है। घबराते हुए तुरंत डॉक्टर को फोन किया, एम्बुलेंस बुलवाया। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इतना दुख हुआ बॉयफ्रेंड को, इतना दुख आज तक नहीं भूल पाया है। आज भी खुद को कोसता है कि जब से मुझे बताना शुरू करी थी ना, मैं इसका डिप्रेशन ना समझ के कुछ बात को सीरियसली समझ लिया होता ना, तो आज मेरे साथ रहती। शायद वक्त में मेहंदीपुर बालाजी, जो मैंने काफ़ी टाइम बाद सोचा था यहाँ लेके जाऊँगा, वो पहले ही सोच लिया होता, पहली बार ही सुना था तब, तो आज मेरे साथ कितनी खुशी से रहती। वो अभी कुछ समय पहले ही अपने दुख से बाहर आ पाया है, लोगों से बातचीत करना शुरू किया। इसने बैंक वाली जॉब अपनी छोड़ दिया, कर रहा था अब सर्वाइव जैसे तैसे करके। एक कॉल सेंटर पकड़ा था कुछ समय पहले, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो रही है ज़िंदगी में, लेकिन आज तक उसको भुला नहीं पाया है। गए हुए 5 साल हो चुके हैं, हाँ 5 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि 5 दिन पहले की तो बात है। आज भी अजय को ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोल के गई है कि यार मैं कुछ काम से जा रही हूँ, लौट कर आऊँगी। लेकिन अजय, तुमको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अब वो कभी नहीं आएगी। वो जहाँ कहीं भी है बहुत आराम से है और बहुत खुश है। उसे वहाँ पर किसी भी चीज़ की तकलीफ़, टेंशन, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस घटना और कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की सीख मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर ही देंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।